अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में बिलाखिर मामलात हुकूमत साजी की तरफ बढ़े हैं। आज वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अरसाल कर दी, जिसमें 26 ता 28 फरवरी की तारीख तजवीज की गई है। पंजाब असम्बली का इजलास भी कल सुबह तलब कर लिया गया है और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी हो सकता है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि सदारत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनके मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, जबकि इतलात ये भी हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और बलूचिस्तान हुकूमत समेत जो दीगर ओहदे हैं उन पर भी दोनों जमातों ने इत्तफाक राय से फैसला कर लिया है, लेकिन अभी ऐलान नहीं किया गया। दोनों पार्टियों के दरमियान यह भी तय पाया कि सिंध का गवर्नर नून लीग नामजद करेगी, जबकि दूसरी तरफ नून लीग से एमक्यूएम ने गवर्नरशिप का भी मुतालबा किया हुआ है। पंजाब मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अहम है क्योंकि वहां पर वो अक्सरियती जमात है और हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि पार्टी की जानिब से मरियम नवाज को वजारत आला का उम्मीदवार भी नामजद किया गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इससे पहले शहबाज शरीफ पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार होते थे। उनके गवर्नेंस मॉडल को मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी बयानी के तौर पर भी पेश करती रही, लेकिन सियासी हलीफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 100 से ज्यादा आजाद मेंबरान अब पंजाब असम्बली में मौजूद होंगे। पंजाब की जो सियासत है वो बढ़िया तक मुल्की सियासत के रुख का तयन भी करती है। ऐसी सूरत हाल में क्या मरियम नवाज डिलीवर कर सकेंगी या नहीं, और फिर मुस्लिम लीग नून जो वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, क्या शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, आपके ख्याल में ठीक फैसला किया है? मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में आना चाहिए? रहमान अजहर साहब, फैसला तो दुरुस्त नहीं है और मजबूरी के आलम में किया गया फैसला जो होता है, अब खुदा करे इसके नताइज अच्छे निकलें, मगर 16 माह का तजर्बा जो हमने रियासत बचाने के लिए हम कहते रहे, हमने किया, हम कहते रहे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए, तो जो उसके बदले हमें सुनने को मिलता रहा वो भी सब चीज़ें रहमान आपके सामने हैं। मगर आज मैं और बात कहना चाहता हूँ रहमान, वो ये है कि आपको याद होगा कि 16 माह की हुकूमत में एक साबिक वज़ीर ख़जाना जो थे पीटीआई के, उन्होंने आईएमएफ के हवाले से क्या ख़त लिखा और दो सूबाई हुकूमतों के वज़ीर ख़जाना जो थे उनसे क्या डिमांड की गई आईएमएफ के हवाले से कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। आज फिर वही सुनने को मिला जिसको नामजद किया गया चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात के नतीजे में, वो क्या फरमा रहे थे और किसको आपने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए नामजद किया, किस शख्सियत को। और फिर क्या आपको ये सुनने को रहमान नहीं मिल रहा कि जनाब छोड़ें जी पिछली बातों को, 9-10 मई के वाक़े को भूल जाएं, अब लोगों ने क्योंकि वोट दिया है उसको, तो लिहाजा उसको छोड़ देना चाहिए, मुकदमात ख़त्म कर देने चाहिए। तो रहमान, मेरा तो इशू ये है कि भाई अगर आप ये कहते हो कि वो फलां बंदा मकबूल है और मकबूल जो है वो रियासत की ईंट से ईंट बजा दे, 8-9 माह हो गए हैं आज तक उसका फैसला नहीं आ सका, 8-9 माह गुजर गए, आज एक एक करके वो लोग बाहर आ रहे हैं या बेलें ले रहे हैं। अगर यही मकबूलियत है, इसी को मकबूलियत कहते हैं कि रियासत की ईंट से ईंट बजाने वाला जो है वो मकबूल होता है, तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं आईएमएफ से? आप क्या डिमांड, क्या शर्त उनके सामने रख रहे हैं? ये आपके इंटरनल मामलात नहीं रह गए। आपके इंटरनल मामलात होते तो आप अपने अदारों पे यकीन रखते, भले वहां से इंसाफ मिले ना मिले, हम भी इतराजात उठाते रहे हैं, मगर क्या हम कभी आलमी अदालत में मजीद भी मुझे बात करनी। देखिए, एक तो आपने सजा का कहा, 3 केसेस में तो सजा हो चुकी, लेकिन मैं उससे पहले जरा जो आपने कहा कि
मजबूरी में ले रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत ले रहे हैं, और कौन मजबूर कर रहा है आपको हुकूमत लेने पर? रहमान, मजबूरी ये है कि हमें 16 माह की हुकूमत लेने में मजबूरी क्या थी। मजबूरी एक ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। इस मजबूरी को सामने रख के हमने अपना केस लड़ा। सर अभी क्या 8 मजबूरी है? फरवरी तक। अभी एक सेकंड, अभी वही क्या बात कहने मजबूरी लगा, है? वही रहमान, वही बात कहने लगा, अगर इजाजत दें तो। मैंने कहा कि 8 फरवरी को वो केस जो हमने कौम के सामने रखा था, कौम ने कबूल नहीं किया जिस तरह हम कबूलियत चाहते थे। अब आ जाए, दूसरा पहलू ये था कि हमने सियासी तौर पे गलत फैसला उस वक्त किया था। आज भी ये कहता हूं सियासी तौर पे गलत फैसला है, मगर क्योंकि एक सादा अक्सरियत भी किसी जमात को नहीं लेने दी गई, मैं कह रहा हूं नहीं लेने दी गई, देने वाली तो कौम है, वोटर हैं, मगर इसमें जो कुछ किया गया वो आइंदा दिनों में बहुत सी चीजें कौम के सामने आ भी जाएंगी, आ भी रही हैं। मैं रियासत के मफाद में या जमात के मफाद में ना बात करूं, ना नाम लूं तो अलग बात है, मगर मैं भी बहुत कुछ जानता हूं। तो बात यह है कि अगर आज आप हुकूमत नहीं लेते और कोई जमात नहीं बनाती, तो आप वो विंडो खोल देंगे गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए। फिर आप वो काम कर रहे होंगे जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। तो फिर क्या, यही तो मजबूरी है इससे ना? पहले कहा कि जो है वो मैं 8 फरवरी का मास्टरमाइंड जो है वो कौन था, तो ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी को तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ प्री प्लान था, हर चीज जो है वो उस तरह से हुई। तो सर ये फिर कब बातें सामने आएंगी? रहमान, मुझे ये बताएं कि क्या 9-10 मई का जो मास्टरमाइंड था वो सजा याफ्ता है? उसको सजा हुई 9-10 मई के? उसकी सहूलतकारी जो जो लोग कर रहे थे, क्या वो पब्लिक हुए? क्या उनके नाम लोगों के आए कौम के सामने? यही मेरी डिमांड थी उस वक्त भी, 8 फरवरी से पहले, कि भाई 9-10 मई का वाकया हुआ है, पूरी कौम ने देखा है, तो भाई उन सहूलतकारों को, उन मास्टरमाइंड को लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आते, ताकि लोगों को वोट देने में आसानी हो। क्या मैं पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को वोट दे रहा हूं या पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले को वोट दे रहा हूं? आपने तो वो फैसला ना किया, ना होने दिया। 8 माह गुजर गए। नहीं मतलब मियां साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि उनका ये बयानिया चल गया और आपका जो आपने सियासत की बजाय रियासत बचाने का आपने फैसला किया, उसकी आपने सियासी कीमत चुकाई। तो क्या ये फिर बयानिए थे जिसकी वजह से आपको इलेक्शन में मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल सके, या फिर ये सहूलतकार थे जिनकी वजह से आपको इलेक्शन में मतलूबा रिजल्ट नहीं मिले? रहमान, दोनों बातें ही हैं। बात यह है कि आप ये देखें कि अगर वो सहूलतकार जो थे 9-10 मई के, मास्टरमाइंड जो था 9-10 मई का, अगर आप उस केस में और 8 माह गुजरने के बावजूद आप उनको सजा ना दे सके या उनको उनके नाम कौम के सामने ना ला सके, बल्कि जिस तरह वक्त गुजरता गया वो जो क्लियर थे कि यही मुल्जम है, यही जेन साजी करने वाले हैं, उनके ऊपर भी धूल पड़ गई कि शायद ये थे या नहीं। और दूसरा, अगर मैं आज जो बात कह रहा हूं कि मेरा बयानिया क्या था, मेरा बयानिया यह था कि वोट का एहतराम, मेरा बयानिया यह था आइन कानून की बालादस्ती। मुझे ये सुनने को मिला कि आप कंप्रोमाइज कर गए हैं अपने बयानिए पे, जबकि मेरा कहना यह था कि जब आइन कानून की बालादस्ती के लिए अदारों में बैठे लोग इकरार कर लें कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, आइंदा नहीं करेंगे, तो मैंने अपनी जद्दोजहद के समरात हासिल कर लिए। वो अलग बात है कि आइंदा किसने देखा आइंदा के आने वाले वक्तों में क्या होगा। देखना तो यही होता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। अगर उस वक्त लोगों ने एतराफ कर लिया कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो मैंने सोचा, मैंने समझा कि मुझे अपनी जद्दोजहद के समरात मिल गए। मगर लोगों ने यह कहा कि भाई अगर 9-10 मई को एक बयानिया बनाया और कहा गया
कि हमें निकाला गया, उसके बदले में हमने ताकत का इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ। अगर वो जायज था या नाजायज था, नाजायज होता तो सजा मिलती, अगर उन पे इल्जाम है तो आज तक उनको सजा नहीं मिली। सीधी सीधी बात है। 8 को फिर लोगों ने उस तरह वोट पोल किया। मियां साहब ये फरमाइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून ने भी अपने वजीर आजम के उम्मीदवार पर कॉम्प्रोमाइज किया है? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान को नवाज दो का नारा था, उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम नामजद हो गए, तो मियां नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर, वोटर, सपोर्टर, क्या उसको ये नतीजा लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने सूरत हाल देखते हुए, नताइज देखते हुए कॉम्प्रोमाइज किया है वजीर आजम के उम्मीदवार के ऊपर? रहमान, बात सीधी है कि हम तो शहबाज शरीफ को भी इन हालात में जमात नहीं चाहती थी कि वो वजीर आजम बने, इन हालात में, और ऐसी नंबर से। तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि वो शख्स, वो लीडर, वो क़यादत जिसके नाम से हमें वोट पड़ता है, उसको भी इलेक्शन डे जिस तरह उनकी कामयाबी को एक इस तनाजर में दिया गया, इस तनाजर में लिया गया कि लोगों को ये अभाम पैदा हो जाए या कर दिया जाए कि ये जीते हैं या जितवाए गए हैं। इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ, नवाज शरीफ के साथ और क्या हो सकता है कि आप एक जगह से हरवा दें और दूसरी जगह से भी आप लोगों के जहनों को मुंतशिर कर दें या अभाम पैदा कर दें, या उनके क्लैरिटी खत्म कर दें कि मेरा क़यादत या जिसके नाम पे मैं वोट लेता हूं वो जीता है या नहीं। उसके बाद भी क्या हमसे कोई तवक्को रखे कि हम नवाज शरीफ को पेश कर दें? ये नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब, इन हालात में जो चैलेंजेस हैं, बेहतर नहीं होता आपके ख्याल में? नवाज शरीफ ज्यादा बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते थे शहबाज शरीफ से, और मामला जो है वो सिचुएशन से पार्टी को, मुल्क को निकाल सकते? रहमान, ये बात आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, और यही पाकिस्तानी कौम की, भले वो उसका वोटर मुस्लिम लीग का है या किसी और जमात का है, सब ये समझते हैं कि सीनियर मोस्ट इस खित्ते के जो सियासतदान है उनका नाम नवाज शरीफ है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए बेहतर सर्व कर सकते थे, मगर बदकिस्मती ये है कि बुग़्ज़े नवाज शरीफ में जो कुछ किया गया वो ना रियासत के मफाद में है, ना इस खित्ते के मफाद में है। ये बात दुरुस्त आप कह रहे हैं कि जैसे हालात हैं ऐसे हालात में नवाज शरीफ ही डिलीवर कर सकते थे, और हम तो रखते हैं नवाज शरीफ सरपरस्ती करते होंगे, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मगर ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ खुद होते तो हालात यकसर बदल सकते थे, बदलते, मगर बदकिस्मती आप देखें जो इत्तेहादी हैं वो भी हिस्सेदारी नहीं चाहते हुकूमत में, बल्कि वो भी अगर गैलरी में बैठ के मैच देखना चाहते हैं तो इस तरह नवाज शरीफ क्यों ये कांटों की माला अपने गले में डालते? सर, ये निभ जाएगी आपके ख्याल में? 3 बड़े पार्टनर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, और मुस्लिम लीग नून है। ये 5 साल आपके ख्याल में जो है वो सही गुजर जाएंगे? रहमान, मैं तो क्योंकि रिंग से बाहर हूं या बाहर कर दिया गया हूं, या क्रॉस मेरे पे जिस तरह लगा या लगवाया गया, इसके बावजूद रहमान मैं दुआ गो हूं, खुदा करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, खुदा करे ये टर्म पूरी हो। मगर जो है जैसा नजर आ रहा है, शुरू में ही इत्तेहाद बनते बनते ये नजर नहीं आ रहा कि ज्यादा टाइम गुजर सकेगा। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं? ऐसा लग रहा है कि नशिस्तों का असूल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को करवाने का ऐलान भी कर रखा है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज कहा कि अली जफर जो है वो अब चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, जबकि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार होंगे। फिर पीटीआई के जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर, उन्होंने नए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई ने कौमी असम्बली के 86 आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए थे, तहाँ बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। इसके अलावा पंजाब असम्बली के 105, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, सिंध असम्बली के 9 और जो आजाद अरकान है उनकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए हैं। एक और अहम पेशरफ्त यह हुई है कि पीटीआई IMF को खत लिखने जा रही है। इससे पहले पीटीआई ने अमेरिका से भी, आपको याद होगा, मुतालबा किया था कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से धांधली पर आवाज बुलंद करे। आज पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली के मामले पर बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई वहां ऑडिट कराया जाए। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाजत देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के अदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। अब से कुछ देर पहले सिंध और पंजाब की जो सियासी मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जिन्होंने मुबैना तौर पर धांधली के इल्जामात लगाए थे, उनका भी जो बयान है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर जो है वो माजरत करते हैं और उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात के बहकाने पर जो है वो उन्होंने ये बयान दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इन्हीं मामलात पर बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो अभी बयान है और उनके खिलाफ कार्रवाई की अब सिफारिश भी की जा रही है और कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा हलचल मची थी उनके इस बयान पर, लेकिन अब ऐसा लगता है वो मुकम्मल तौर पर अपने बयान से पीछे हट गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए रहमान साहब, मैं समझता हूँ कि सच तो वही होता है जो आप पहले दिन बोलते हैं, बाद में तो फिर मसलियत होती है और सरकारी मुलाजिम की 100 मजबूरियां होती हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़े दिन लगाए हैं अपना बयान रिट्रैक्ट करने में। बेहतर होता कि हमने तो दरखास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा रखी थी मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि वो उस पर सू मोटो लेते और इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि बहुत बड़े इल्जामात थे। तो पाकिस्तान में ये तारीख है नहीं कि सरकारी मुलाजिम और बड़े अफसर इस तरह से जो है वो इतने बड़े इंकशाफात करें। बजाय इसके कि हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करते, हमने उसी को पकड़ के तो उसका बयान बदलवा दिया। सारी कौम को पता कि मैंडेट हमारा चुराया गया है और वही बात जो है ये मोहतरम कमिश्नर साहब ने की है। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ना कि उनकी जमानतबंदी होनी चाहिए थी। जो हुआ है वो नेचुरल है, वो होना था। लेकिन वो ये भी तो कर सकते थे, वो कमेटी के सामने पेश हुए, वहां पर जाकर वो सबूत दे देते। उस दिन तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने सहाफी इकट्ठे किए और उन्होंने कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया, बल्कि सब लोगों के सामने जो है वो उन्होंने बात की। तो अब बेहतर नहीं होता कि जहां पर वो इस हद तक आ गए थे तो उसके बाद वो अपने सबूत भी दे देते, और उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं। रहमान साहब, देखिए जो सच था वो सामने ले आए। बाकी उन्होंने बेचारे ने इस मुल्क में रहना है, उनकी फैमिली होगी, उनके रिश्तेदार होंगे। मैं उनको कंडेम नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ उन्होंने जितनी जरूरत दिखाई है वो दिखा दी। अब इसके बाद जिम्मेदार लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस मुल्क में कोई तो होगा जिसका दिल इस पे दुखता होगा कि जो इस मुल्क में हो रहा है वो गलत है। अच्छा। तो अगर इतने बड़े लेवल पे एक शख्स अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस तरह का रिस्क ले रहा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही मुस्तनद और इंडिपेंडेंट फोरम पे होनी चाहिए थी।
तो ये तो जिनके खिलाफ उन्होंने बोला है, तो जाहिर है उनसे तो आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। क्या जरूरत थी किसी इतने बड़े आला अफसर को इस तरह की बात करने की? इस पे कभी किसी ने सोचा है? और एक ऐसा माशरा जहां सच की काल पड़ गई है, जहां सच फौत हो गया है, जहां सच के मुंह पे जो है तालाबंदी है, क्यों आपका इंटरनेट और ट्विटर बंद है? इलेक्शन वाले दिन क्यों बंद था? क्या पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट था? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, किसी की प्लानिंग का थ्रेट था। मियां साहब का वादा इफा ना हो सका, अवाम बीच में आ गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो हकीकत सामने रखी है, कभी ना कभी ये पूरा सच सामने आएगा। हम तो खड़े हैं, तहरीक इंसाफ तो खड़ी है पूरे सच के लिए इंशाल्लाह। राइट। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अभी मुस्लिम लीग नून पीटीआई ने एक फैसला किया है, वो ये कि आईएमएफ को कहा जा रहा है कि ऑडिट करे वो इंतखाबात का, और इस पर तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो आप बैरूनी मुदाखलत को जो है वो दावत दे रहे हैं। क्यों पीटीआई इस तरह का खत लिखने जा रही है आईएमएफ को? हो सकता है कि ये जो मूव है, अली जफर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है, उसकी बेसिक मकसद तो यही है कि ये चूंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंतखाबात हुए हैं, तो एक प्रेशर हो जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए, और जो हमारा हकीकतन मैंडेट है वो खुल के सामने रखा जाए। अदरवाइज तो देखिए, उसूली तौर पे तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी इस बात की दाई है। हमने तो इस बात पे इलेक्शन लड़ा है कि हकीकी आजादी होनी चाहिए, किसी भी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो इदारा है, इससे तो आप बाकायदा फंड लेते हैं, और वो फंड किसी को भी मंजूर नजर नहीं है। सब कहते हैं कि इस आईएमएफ से जान छुड़ाएं, लेकिन चूंकि अभी आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, आपकी मजबूरी है, आपने उनके साथ चलना है। तो इस सूरत हाल में उनके गोश गुजार ये चीज रखना कि जनाब आप तो फंड दे रहे हैं, लेकिन ये देख लिए कि मुल्क में क्या हो रहा है। इस हवाले से मोहतरम अली जफर साहब ने बात की है। अच्छा, तो क्या इसके वजह से मुल्क के लिए मुश्किल नहीं होगी? देखिए, मुल्क के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम तहरीक इंसाफ नहीं करेगी जिससे मुल्क को मुश्किलात का जो है उसमें इजाफा हो। सिर्फ कोशिश ये है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो सामने आए। बाकी पाकिस्तान पे एक हर्फ भी नहीं आना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ कभी भी ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये मखसूस नशस्तों वाला जो मामला है, इस पर क्या आप देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें मिल सकेंगी या नहीं, या तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता है नशस्तों को हासिल करने का? क्योंकि ऐसा तो लगता है कि ये मामला मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद के ऊपर है। देखिए, उनको करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर वहां से ना हुआ, खुदा न खास्ता, तो फिर हम अदालत जाएंगे। उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि जो कानूनी जरूरत थी वो पूरी हो गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम इलेक्टेड एमएनएज एक नई जमात में आर्जी तौर पे गए हैं, ताकि ये रिजर्व सीटें इंश्योर हो, क्योंकि खवातीन का भी हक है। और उसके बाद जब हमारा इंटर पार्टी होगा, तो फिर उस जमात से वापस सारे इधर आ जाएंगे, वो जमात जम हो जाएगी वापस तहरीक इंसाफ। और ये एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि सिंध के अंदर मुलाकात भी हुई है जीडीए और जमात इस्लामी के साथ, तो ये क्या इन जमातों के साथ मिलकर चलेंगे? इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या पीटीआई अपना एहतजाज करेगी, या कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ये जमातें आपके साथ इकट्ठी हो रही हैं? देखिए, हमें इसको बड़ा देखभाल के चलना होगा। मैं कोर कमेटी में भी अपना ये मौक़िफ़ सामने रखूंगा कि हम उन्हीं लोगों के साथ जाएं जो हमारे साथ, हमारे मौक़िफ़ पे साथ खड़े हैं। क्योंकि हम तो ना रीपोलिंग की बात करते हैं, ना हम रिकाउंटिंग की बात। हम तो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 पे आप उसको दोबारा ऐड करें और एक्चुअल रिजल्ट सामने रखें। लेकिन मेरी मालूमात अगर सही है, अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो उस पर माजूर था हूं, लेकिन जो एहतजाज जीडीए की तरफ से हुआ है, मोहतरम फीर साहब की तरफ से, तो वो तो बड़ा दुनिया उसमें आई है, वो बड़ा मैं समझता हूँ अप्रिशिएबल था। बहुत काफी लोग आए थे। लेकिन अगर वहां से कोई डिमांड, कोई गैर जमहूरी आती है, जमहूरियत के खिलाफ कोई बात होती है, उसकी तो हम तहरीक इंसाफ सपोर्ट में नहीं है। तो हम तो जमहूरियत कोई भी ऐसे कदम के साथ नहीं है जिससे खुदा न खास्ता जमहूरियत डीरेल होने की बात हो, क्योंकि ये नुकसान फिर रियासत का है, पूरे मुल्क का है। सिर्फ जमहूरी निजाम का या किसी सियासी जमात का नहीं होगा, इसमें तो सबको जो है उसका नुकसान है। इवन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में है
कि यहाँ जमहूरियत मजबूत से मजबूत हर हो। इसी में हमारा फायदा है और इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट का सबका फायदा है कि जो अवाम का, देखें अवाम का जो गुस्सा है, अवाम का जो उनकी तरफ से जो कोई सवाल है वो हम पे आना चाहिए, वो सियासी लोगों पे आना चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज इन पे नहीं आना चाहिए। उनका काम दिफा है। अगर बीच में से सियासी सिस्टम निकल जाए, खुदा न खास्ता सियासतदान निकल जाए, डेमोक्रेसी निकल जाए, उसका नुकसान यह है कि देखिए आपने सियासतदान का बुनियादी काम यह है कि उसने इस पूरे निजाम के गिर्द अपना आप पेश करना होता है। एक तरह से सियासतदान जो है वो ईंधन है इस निजाम का, ताकि रियासती जो इकाइयां हैं, जो इदारे हैं, उन पे हरफ ना आए। उसमें आपकी जुडिशरी भी आती है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें आपकी जो है एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, फौजी इदारे भी आते हैं। पीटीआई ऐसी किसी टर्म्स पर बुनियादी काम है। पीटीआई ऐसी किसी टर्म्स पर इनके साथ एहतजाज नहीं करेगी जहां पर कोई इस तरह का नारा हो या इस तरह की डिमांड हो? नहीं, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अपनी कोर कमेटी को भी, खान साहब से अगर कभी मुलाकात होगी तो भी मेरा ये मशवरा होगा कि हम एहतजाज करें, जो हमारी सीटें गायब की गई हैं उसके लिए, कि हम अपनी सीटें में वापस मिल सकें। लेकिन कोई ऐसा एहतजाज जिससे जमहूरियत डीरेल होने की कोई शायबा भी हो, उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी स्ट्रगल के बाद जगह पे हम पहुंचे। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, ये सेटअप आपको, अब क्योंकि नंबर्स तो इन्होंने पूरे कर लिए हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने, तो ये सेटअप आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं रहमान साहब, सियासी तनकीद से कतई नजर मैं समझता हूं कि इसमें वो पॉलिटिकल फ्यूल नहीं है, वो पीछे वो मैंडेट की जो ताकत होती है ना, आप देख होंगे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उसमें एंथुसियाज्म नहीं है, उसमें कोई होप नहीं, कोई विजन नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी की साझेदारी है, तो वो मजबूरी में बैठे। मैं समझता हूँ 16 महीनों में पीडीएम ने कोई खास डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए कौम से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कौम ने उनको वोट नहीं किया। कौम के ऊपर उन लोगों को लागू किया जा रहा है जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो उनके पास विजन भी नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क की दीगर सूबाई असम्बलियों में हुकूमत साजी की तश्कील किसी हद तक वाजे हो गई है। 3 सूबों में 3 जमातों की बड़ी वाजे अक्सरियत है और वो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं, लेकिन बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत बन रही है। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम से बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर माजरत भी कर ली और लीगी रहनुमा इसहाक डार ने JUI के वफ्द को बताया कि मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में शराकत इक़्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी से मुआहिदा कर चुकी है। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इसहाक डार ने कहा, हमने आने में काफी देर कर दी है। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि हकीकत यह है कि हमने उन्हें पहचानने में देर कर दी। पीडीएम ताल कायम है और इसे तहलील नहीं किया गया। उनका यह भी कहना था कि JUI बलोचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा अब नहीं बनेगी। आज मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब मेंबर्स के वफ्द ने इसहाक डार से भी मुलाकात की। कोयटा में दूसरी तरफ 4 जमाती जो इत्तेहाद है उसके धरने भी जारी हैं और 28 फरवरी तक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और जलसे करने के ऐलानात भी किए जा चुके हैं। ये बलोचिस्तान में एहतजाज जारी है। पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो मिलकर हुकूमत साजी के लिए भी तैयार है। क्या मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस पर जो है वो हमारे ब्यूरो चीफ रहमान कोयटा के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात होगी। और वजीर आला का मामला भी जेर बहस है कि वजीर आला कौन होगा। रजा, सबसे पहले तो वजीर आला वाला ही मामला, क्या कोई वाजे हो सका है कि कौन सा नाम सामने आ रहा है, इस रेस में कौन आगे है वजारत आला के लिए? जी रहमान, जो सूरत हाल है जो उसमें तो अभी तक यहाँ पर ये चीज़ तो पहले से तय है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनानी है और अब सिर्फ वजारत आला का उनका जो उम्मीदवार है उसके लिए जो है इंतजार हो रहा है और उसका फैसला जो है उनकी पार्टी क़यादत ने करना है। इस वक्त बलोचिस्तान में जो बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो नाम हैं, जो जेर बहस भी हैं और जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पार्टी की मरकजी क़यादत भी उन पर गौर कर रही है, उन नामों में जो है पहले इसमें नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी हैं, सादिक उमरानी हैं, सरफराज बुगटी हैं और इसके अलावा जो है वो ज़हूर बुलेदी भी है। तो ये 4 नामों पर गौर हो रहा है और जबकि पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी बारहा ये बात कर रहे हैं कि जो भी वजारत आला का उम्मीदवार होगा उनकी नॉमिनेशन होगी वो जियाला होगा।
तो इनमें अच्छा। जो है तो इसमें रजा क्या अरेंजमेंट मुस्लिम लीग नून जी अरेंजमेंट अब फाइनल हो गई है? स्पीकर, सीनियर वजीर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर के मामलात के ऊपर भी क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें उनके दरमियान वाज़ेह? अच्छा जी, इस्लामाबाद में आज पार्लिमानी ग्रुप्स दोनों के, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ है जिसमें मुशावरत भी की है और हुकूमत साजी के हवाले से भी बातचीत हुई है। लेकिन जो कल तक की चीजें थी, कल तक जो है उसमें यही चीजें हुई थी कि स्पीकरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, जबकि सीनियर वजारत भी उनको मिलेगी और गवर्नरशिप भी मिलेगी, जबकि वजीर आला का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। इसी तरह वजारतों की भी बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होगी। आमतौर पर रजा जो बलूचिस्तान की सियासत है उसमें, रजा बलूचिस्तान की सियासत में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुल्क की सियासत से हटकर भी जो है वो चलती है। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ क्या हुआ है, वो इस सारे अमल से क्यों बाहर हो गई है? देखिए जी, इस वक्त जो तीसरी बड़ी जमात थी, पार्लिमानी जमात बन के आई थी, वो जमीयत उलमा इस्लाम थे और जमीयत उलमा इस्लाम भी अपने वजारत आला के लिए कोशा थी। लेकिन जब कल उनकी इसाकदार से गफूर हैदरी साहब की जब मुलाकात हुई और उसमें पार्लिमानी ग्रुप के लोग भी उसमें शामिल थे जमीयत के, तो उन्होंने, इसाकदार साहब ने उनको एक जवाब दे दिया कि आपने बहुत देर कर दी, क्योंकि ये अमल, आप ये चीज रहमान, ये चीज तो बिल्कुल रोज अव्वल से हम ये कह रहे थे कि जो कुछ मरकज में होगा उसके असरात जो है वो जरूर बलूचिस्तान पर उसके मुरतब होंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मरकज में फार्मूला तय हुआ, इसी तरह बलूचिस्तान में भी फार्मूला तय हुआ। लेकिन इस बार इस चीज का भी एक चीज वो भी हुई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2.5 साल का मुआहिदा भी हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से। अच्छा। इस बात का इंकशाफ जो है खुद इसाकदार साहब ने किया है और उन्होंने अपने लोगों को इस हवाले से एतमाद में भी लिया है। तो अब सिर्फ इस चीज का इंतजार है। और जमीयत उलमा इस्लाम का इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने देर कर दी, हालांकि वो तीसरी बड़ी जमात थी और वो भी हुकूमत साजी में था। अब तक जो इतलात आ रही हैं कि इस हवाले से अभी भी कोशिशें हो रही हैं एक दूसरे के, हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है गैर मशरूत तौर पर आने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हमायत भी कर दे। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है। और लास्टली ये जो एहतजाज चल रहा है उसके हवाले से सूरत हाल के बारे में बताइएगा। क्या इन लोगों के साथ कोई मामला तय हो सका है, ये जो मुख्तलिफ इलाकों में जमातें एहतजाज कर रही हैं? नहीं रहमान, अभी तक तो कोई चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि उनका यही है कि उनका एक ही बात है कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और बीएनपी मंगल और हजारा डेमोक्रेटिक, क्योंकि इनकी सीटें हैं, उन जो सीटें वो कहते हैं कि रात तक हम जीत रहे थे और सुबह हम जो है ये सीटें हार गए हैं। और उन्होंने इसी पर अपना एहतजाज जो है वो जारी रखते हुए ये ऐलान किया है कि 28 फरवरी तक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर इजला में अपने एहतजाजी जलसे मुनक्किद करेंगे। जबकि कोयटा शहर के अंदर डिप्टी कमिश्नर कोयटा के ऑफिस के सामने जो है 4 जमाती इत्तेहाद का जो है एक धरना जारी है और उन्होंने अभी तक इसको खत्म नहीं किया, जब तक वो, उनका कहने का, उनका ये मुतालबा है कि जब तक उनके जो सीटें उनसे मैंडेट लिए गए वो उनको वापस नहीं होता, वो उस वक्त तक अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। राइट। रज़ाउर रहमान, बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा बात कर रहे थे बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में सोशल मीडिया के हवाले से खासी बहस चल रही है। आज चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ, उसका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया और उसको FIA के साइबर क्राइम
रावलपिंडी है उसके हवाले कर दिया गया। मुल्जिम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी थी और उनकी किरदार कशी की थी। लेकिन दूसरी जानिब आज सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि आवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि अदालती अहकामात के बावजूद इंटरनेट बंद किया गया। पीटीआई की जानिब से इंटरनेट बंद करने की ठोस वजूहात नहीं बताई गई। तमाम मुतल्लिका इदारे मुल्क भर में इंटरनेट की बहाली को यकीनी बनाए। अदालत ने हुक्म दिया था कि अवाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक कानून के मुताबिक उसकी रसाई को यकीनी बनाया जाए और अगर ठोस वजूहात ना बताई गई तो मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है एक्स गुज़िश्ता कुछ दिनों से नहीं चल रही थी और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये दोनों तरफ जो है वो आर्गूमेंट्स हैं। क्या पाकिस्तानियों को समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, लेकिन अहम मसला इसमें रसाई का है। हुकूमत किस हद तक रेगुलेट कर सकती है, किस हद तक रेगुलेट करना चाहिए, ये देखना चाहिए, लेकिन जो रसाई है उसको रोकना यकीनन तशवीशनाक है और इससे कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं होती। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अलबार।